नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिश्री और एक बार आपका फिर से स्वागत है मिश्री के यूट्यूब के स्टडी मंत्र चैनल पर। जैसा कि अपन कल पढ़ चुके हैं कि एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। ये मेरे पास है एमएससी फाइनल बॉटनी का सिलेबस है, जिसमें कि अपन ने एक जो फर्स्ट यूनिट है वो पूरी कंप्लीट कर चुके हैं और फोर्थ यूनिट का फर्स्ट जो पोर्शन है वो आपने कंप्लीट कर लिया। अब अपन आज इस यूनिट थर्ड के फर्स्ट टॉपिक के बारे में रीड करेंगे। लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें अपन ने बात की थी कि एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पास एमएससी बॉटनी का सिलेबस है। अब आज पढ़ेंगे अपन रेगुलेशन ऑफ हेटेरोलोगस जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये है यूनिट थर्ड आपके। इसमें फर्स्ट हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग जीन एक्सप्रेशन, कि किस प्रकार से जीन एक्सप्रेशन के अंतर्गत मतलब कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो जीन एक्सप्रेशन को इफेक्ट करते हैं। तो ये पढ़ना है अपन को किसके रेफरेंस में, हेटेरोलोगस जीन एक्सप्रेशन के रेफरेंस में अपन को ये पढ़ना है कि कौन कौन से फैक्टर है जो कि जीन एक्सप्रेशन को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके लिखा हुआ है रेगुलेशन ऑफ हेटेरोलोगस जीन एक्सप्रेशन। ये तो मतलब पॉइंट दे रखा है कि इसके रेफरेंस में अपन को ये वाला टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग जीन एक्सप्रेशन। तो इसमें मतलब हेटेरोलोगस एक्सप्रेशन को कौन कौन से फैक्टर है वो इफेक्ट करते हैं। इससे पहले आपको सबसे पहले जानना होगा कि हेटेरोलोगस एक्सप्रेशन होता क्या है, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो हेटेरोलोगस एक्सप्रेशन मीन्स दैट ए प्रोटीन इज एक्सप्रेस्ड इन ए सेल। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेटेरोलोगस एक्सप्रेशन मीन्स दैट ए प्रोटीन, मतलब एक प्रोटीन जो कि एक्सप्रेस होती है किसी सेल में, that does not normally make that protein, वो मतलब नॉर्मली प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे कि अपन पढ़ते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस के द्वारा नॉर्मली प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। हेटेरोलोगस जीन एक्सप्रेशन में जो प्रोटीन बनती है वो नॉर्मली नहीं बनती है। और आगे लिखा हुआ है कि हेटेरोलोगस एक्सप्रेशन सिस्टम ई कोलाई। इसका मतलब ये हुआ कि हेटेरोलोगस जीन एक्सप्रेशन जो सिस्टम होता है उसमें बहुत वाइडली किसका यूज किया जाता है, ई कोलाई। जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है उसका वाइडली यूज किया जाता है। तो हेटेरोलोगस जीन एक्सप्रेशन का मतलब कि इस प्रकार से प्रोटीन का फॉर्मेशन होना, मतलब कि वो प्रोटीन नॉर्मल तरीके से नहीं बनती है, उसको बोलते हैं हेटेरोलोगस जीन एक्सप्रेशन। और उसमें ई कोलाई का वाइडली यूज किया जाता है। फैक्टर्स है जो कि हेटेरोलोगस जीन एक्सप्रेशन को इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे फैक्टर लिखा हुआ कि ट्रांस एक्टिंग फैक्टर एंड सिस एक्टिंग एलिमेंट्स। फर्स्ट फैक्टर है ट्रांस एक्टिंग फैक्टर्स एंड सिस एक्टिंग एलिमेंट्स। सेकेंड फैक्टर है एफिनिटी टैग यूज्ड। इनको अपन वन बाय वन पढ़ेंगे अभी। थर्ड है साइज ऑफ द हेटेरोलोगस प्रोटीन। हेटेरोलोगस प्रोटीन की साइज, सोर्स ऑफ द हेटेरोलोगस प्रोटीन, मतलब कौन से सोर्स यूज हो रहे हैं हेटेरोलोगस प्रोटीन बनाने में। कोडोन बाय ए सिन, मतलब कौन से कोडोन हेटेरोलोगस प्रोटीन को इफेक्ट कर रहे हैं। ई कोलाई होस्ट स्ट्रेन यूज्ड, मतलब कि ई कोलाई को होस्ट स्ट्रेन के रूप में यूज किया जा रहा है। फिर कल्चर कंडीशंस, कि कल्चर कंडीशन में क्या क्या लिया जाता है। फिर डिग्रेडेशन ऑफ द हेटेरोलोगस प्रोटीन, कि कौन से एलिमेंट है जो हेटेरोलोगस के प्रोटीन के डिग्रेडेशन को मतलब रोकते हैं, और कौन से एलिमेंट है जो हेटेरोलोगस प्रोटीन के डिग्रेडेशन को बढ़ाते हैं। अब मैं आपको इन सारे पॉइंट को
याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक यहाँ पे लिखूंगी, जिस ट्रिक को याद करके आप ये सारे पॉइंट एक साथ याद कर सकते हो। फर्स्ट है, अपन ने लिखा था ट्रांस एक्टिंग एंड सिस एक्टिंग एलिमेंट्स। ई के बाद में, इकोलाई के बाद में आया था कल्चर, कैसे फिर डिग्रेडेशन। ये है इन सब के जो अपन ने ये 8 पॉइंट लिखे हैं, इन सब का फर्स्ट लेटर मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसकी ट्रिक लिख रही हूँ याद करने की। तेरे आने से कोई एग्जाम कैसे दूं। देखो कितनी इजी ट्रिक है, इजीली आपको याद हो जाएगी। तेरे आने से कोई एग्जाम कैसे दूं, ये माइंड में रखना कि हेटेरोलोगस जीन एक्सप्रेशन अपन ने पढ़ा था, तो अपन ने कौन सी ट्रिक पढ़ी थी, तेरे आने से कोई एग्जाम कैसे दूं। अब इनके अपन फर्स्ट लेटर टी ए एस 2 बार आएगा, सी एग्जाम ई, ये कैसे सी। अगर आपको कोई इससे बेटर ट्रिक मिलती है तो आप अपने हिसाब से इन सारे फर्स्ट लेटर को लिख के अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक बना सकते हो। तो तेरे आने से कोई एग्जाम कैसे दूं, टी ट्रांस एक्टिंग एंड सिस एक्टिंग एलिमेंट, ठीक है। फिर ए एफिनिटी टैग यूज्ड, फिर एस साइज ऑफ द हेटेरोलोगस प्रोटीन, फिर वापिस से एस आएगा तो सोर्स ऑफ द हेटेरोलोगस प्रोटीन, फिर सी कोडोन बाइएसिन, फिर ई फॉर इकोलाई होस्ट स्ट्रेन यूज, फिर सी कल्चर कंडीशन, फिर डी डिग्रेडेशन ऑफ द हेटेरोलोगस प्रोटीन। तो ये सारे जो अपन ने 8 पॉइंट है वो सारे 8 पॉइंट इस छोटी सी ट्रिक में आ गई। तेरे आने से कोई एग्जाम कैसे दूं। आगे अपन 1 बाय 1 सारे जो फैक्टर्स है उनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है ट्रांस एक्टिंग फैक्टर्स एंड सिस एक्टिंग एलिमेंट्स। तो जो सिस एक्टिंग एलिमेंट्स या सिस एक्टिंग फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डीएनए में इंट्रिंसिक होते हैं, ठीक है। डीएनए में इंट्रिंसिक स्ट्रैंड, मतलब डीएनए स्ट्रैंड में क्या होते हैं, इंट्रिंसिक होते हैं। और जो ट्रांस एक्टिंग फैक्टर होते हैं वो जीनोम के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एफिनिटी टैग यूज्ड, मतलब कौन सा किसका एफिनिटी टैग यूज किया जाता है। तो जो स्मॉल एफिनिटी टैग होते हैं वो प्रोटीन के एक्सप्रेशन में इंटरफेयर नहीं करते हैं। स्मॉल एफिनिटी टैग डू नॉट इंटरफेरेंस विथ प्रोटीन एक्सप्रेशन। और बैक्टीरिया के अलावा जो होते हैं ना एफिनिटी टैग, वो लेस एक्सप्रेस होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एफिनिटी टैग। बैक्टीरिया के अलावा अन्य एफिनिटी टैग लेस एक्सप्रेस होते हैं, मतलब अधिकतर कौन यूज में लिया जाता है एफिनिटी टैग में, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया, ई कोलाई ही वाइडली यूज किया जाता है। तो ये 2 फैक्टर अपन ने पढ़ लिए कि एक तो है ट्रांस एक्टिंग फैक्टर और नेक्स्ट है एफिनिटी टैग यूज्ड। साइज ऑफ द हेटेरोलोगस प्रोटीन, तो इसमें क्या होता है, साइज ऑफ द हेटेरोलोगस प्रोटीन में जो 100 किलो डाल्टन से कम प्रोटीन होते हैं, मतलब जिनकी साइज क्या होती है 100 किलो डाल्टन से कम होती है, वो ही प्रोटीन ई कोलाई में वेल एक्सप्रेस होते हैं, मतलब वो ई कोलाई द्वारा अच्छे से टॉलरेट किए जा सकते हैं। अगर वेट या साइज इससे ज्यादा है 100 किलो डाल्टन से, तो ऐसे प्रोटीन क्या होते हैं बैक्टीरिया में एक्सप्रेस नहीं होते, प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं होते, और बैक्टीरिया क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ,
सोर्स ऑफ द हेटेरोलोगस प्रोटीन। तो जो कई यूकेरियोटिक प्रोटीन है वो इकोलाई में वेल एक्सप्रेस नहीं होते हैं। मतलब कई जो यूकेरियोटिक, यहाँ पे लिखा हुआ है यूकेरियोटिक प्रोटीन इकोलाई में वेल एक्सप्रेस नहीं होते हैं। इकोलाई में मेम्ब्रेन प्रोटीन भी एक प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो मतलब इस प्रकार के प्रोटीन के एक्सप्रेशन के लिए कोई एक्सप्रेशन सिस्टम यूज में लिया जाता है। तो इसके आगे की लाइन में यहाँ पे लिख रही हूँ। इस प्रकार के प्रोटीन एक्सप्रेस के लिए अदर एक्सप्रेशन सिस्टम यूज में लिया जाता है। तो इसके आगे ये लिखना है, इस प्रकार के प्रोटीन एक्सप्रेस के लिए अदर एक्सप्रेशन सिस्टम यूज में लिया जाता है। आगे है फिफ्थ पॉइंट, कोडोन बाइलेसिंग। तो कोडोन का अनुकूलन किसके द्वारा किया जाता है? इन विट्रो जीन सिंथेसिस के द्वारा किया जाता है। और जो रेयर कोडोन होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। फिर सिक्स्थ पॉइंट है ई कोलाई होस्ट स्ट्रेन यूज। तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के लिए क्या किया जाता है कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, यहाँ पे लिखा हुआ आर प्रोटीन, इसका मतलब है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के प्रॉपर एक्सप्रेशन के लिए क्या किया जाता है? प्रॉपर ई कोलाई होस्ट स्ट्रेन का सिलेक्शन कंपल्सरी होता है। मतलब रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के एक्सप्रेशन के लिए या प्रोडक्शन के लिए जो ई कोलाई होस्ट स्ट्रेन है उसका उचित सिलेक्शन होना चाहिए। फिर कल्चर कंडीशन, सेवंथ वाला पॉइंट है कल्चर कंडीशन। मतलब जो अपन ई कोलाई में हेटेरोलोगस प्रोटीन का एक्सप्रेशन अगर करवा रहे हैं तो कल्चर कंडीशन कैसी होनी चाहिए? कल्चर मीडियम भी उपयुक्त कल्चर कंडीशन होनी चाहिए। कल्चर मीडियम होना, उपयुक्त कल्चर मीडियम होना चाहिए। उसी के आगे देखते हैं कल्चर कंडीशन में अपन प्रॉपर एरिएशन शुड बी मेंटेन। मतलब एरिएशन को भी क्या करना चाहिए? एयर को भी मेंटेन किया जाता है कल्चर कंडीशन में। फिर है प्रॉपर ग्रोथ फेज में इंड्यूस्ड प्रोटीन एक्सप्रेशन को इफेक्ट करता है। मतलब जो ग्रोथ फेज है, ठीक है, जो वृद्धि अवस्था है उसमें इंड्यूस्ड प्रोटीन है वो भी एक्सप्रेशन को इफेक्ट करता है। फिर टेम्परेचर शुड बी मेंटेन, टेम्परेचर को भी मेंटेन किया जाता है। ये अपन कल्चर कंडीशन में ही आगे बढ़ रहे हैं। फिर कल्चर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रो एंड इंडक्शन के बाद, इंडक्शन मतलब प्रेरण के बाद 23 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 30 लिखा हुआ है यहाँ पे, डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रो करवाना चाहिए। मतलब पहले कब कितने पर? 37 डिग्री पर तो ग्रो करवाया जाता है। और जब इसमें प्रेरण हो जाता है, इंडक्शन हो जाता है, तो टेम्परेचर को 23 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन करना चाहिए। फिर डिग्रेडेशन ऑफ द हेटेरोलोगस प्रोटीन। तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रॉपर्ली फोल्ड नहीं होता है। जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है वो प्रॉपर्ली फोल्ड नहीं होता है और इसलिए क्या हो जाता है? प्रोटीन जो बैक्टीरियल प्रोटीएज है उसके द्वारा डिग्रेडेशन हो जाता है। तो अपन प्रोटियोलाइज को, जो प्रोटियोलाइज है उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या करते हैं? देखो, तो प्रोटियोलाइसिस को मिनिमाइज करने के लिए क्या किया जाता है? मतलब रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, अपन ने क्या पढ़ा था कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है जो प्रॉपर्ली फोल्ड नहीं होता है और इसलिए बैक्टीरियल प्रोटीएज द्वारा क्या हो जाता है? इसका डिग्रेडेशन हो जाता है। तो प्रोटियोलाइज को मिनिमाइज करने के लिए अपन को कल्चर मीडियम में ये यूज ऑफ प्रोटीएज डेफिशिएंट स्ट्रेन का यूज में
लेना चाहिए, मतलब जो प्रोटियोलाइसिस को कम करे इस प्रकार का स्ट्रेन यूज में लेना चाहिए। ग्रोथ ऑफ होस्ट स्ट्रेन एट लो टेम्परेचर, मतलब जो होस्ट स्ट्रेन है उसको लो टेम्परेचर पर ग्रोथ करवाना चाहिए। रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेसिफिक एमिनो एसिड, किसका रिप्लेसमेंट करना चाहिए? स्पेसिफिक एमिनो एसिड का रिप्लेसमेंट करना चाहिए। तो ये हमारे 8 फैक्टर्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग हेटेरोलोगस जीन एक्सप्रेशन वाला टॉपिक भी आपके कंप्लीट हो चुका है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कुछ ही नहीं, बस इसमें 8 पॉइंट याद रखो और 8 पॉइंट को मैंने ट्रिक बताई वो याद करो, उससे सारे पॉइंट आपको इजीली याद हो जाएंगे।